Bismillahirrahmanirrahim. This is the second part of hydrothermal scheduling. लास्ट जो स्लाइड थी, लास्ट लेक्चर नंबर 15, उसमें हमने बेसिक हाइड्रो स्ट्रक्चर पढ़ा था कि क्या होता है, और फिर उसमें हमने देखा था कि लिमिटेशन इम्पोज होती हैं ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोथर्मल पे, वो उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। नॉर्मली हमने फ्लड कंट्रोल का जिक्र किया, नेविगेशन, फिशरीज, रिक्रिएशन, वाटर सप्लाई और अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉमन बॉडी या इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत उसमें आती है। और फिर हमने देखा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अवेलेबल इन स्टोर्ड वाटर, यूनिट स्टोर्ड वाटर से क्यूबिक फीट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द वाटर स्टोर्ड टाइम्स द हाइट ऑफ द वाटर हेड, जिसको हमने कहा था। फिर हमने इसका बेसिक जो है वो इनपुट आउटपुट कर्व पढ़ा, जो जिस तरह हमने इसके लिए इनपुट आउटपुट कर्व पढ़ा था स्टीम पावर प्लांट के लिए। ठीक है, तो वो फिगर्स आप देख लें। एक टाइम पे ये बिल्कुल लीनियर होता है, और जब ये हेड तक रेटेड वैल्यू तक पहुंचता है उस वक्त तक लीनियर होता है। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाती है। ये सिंगल हेड प्लांट के लिए भी हो सकता है और मल्टीपल हेड के लिए भी, वेरिएबल हेड प्लांट्स विद वेरिएबल हेड के लिए भी ये एग्जिस्ट करता है। फिर उसका हमने एक टी क्यू बाई बी पी, जिसको इंक्रीमेंटल वाटर रेट कहेंगे, वो हमने स्टडी किया था। मुख्तलिफ टाइप के एक तो हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो पढ़े, वो एक नॉर्मल पावर प्लांट है जिस किसी एक रिवर पे, और उसमें रिजर्वायर है और आगे उसका पावर हाउस है, और वो उसमें ड्राफ्ट में से पानी फ्लो करके आगे फ्लो कर जाता है रिवर के अंदर। जो दूसरे हैं वो उसमें हमने देखा कि वो पंप स्टोरेज प्लांट्स भी देखे। पंप स्टोरेज प्लांट्स में भी हमने दो टाइप्स देखी, एक कन्वेंशनल के अलावा। और फिर उसमें प्लांट कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये हमने इसको स्टडी किया था। सीरीज ऑफ प्लांट्स भी हो सकते हैं, पैरेलल ऑफ प्लांट्स भी हो सकते हैं। एक रिवर को आप डाइवर्ज करके दूसरी साइड पे ले जाएं, दो प्लांट्स पैरेलल में भी हो सकते हैं। और सीरीज में जो है वो एक प्लांट का जो आउटपुट है, वाटर आउट जो है, वो डाउन स्ट्रीम फ्लो करता है और उसके आगे नेक्स्ट प्लांट एग्जिस्ट करता है, पावर प्लांट। और क्योंकि ये हमने भी डिस्कस किया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का जो हाइड्रोथर्मल स्केजुलिंग है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द थर्मल जनरेशन सिस्टम। इसके दो रीजन डिस्कस किए थे। इसकी कपलिंग है विद द सिस्टम और विद अदर हाइडल प्लांट्स। इलेक्ट्रिकली कपलिंग, ऑब्वियसली सारे जो प्लांट्स हैं सेम लोड को सर्व करते हैं टेरिटरी में। और दूसरा जो है वो हाइड्रोलिकली कपलिंग जो है, हाइड्रोलिक कपलिंग जो है वो होता है कि वो जब प्लांट्स, जिस तरह कह सकते हैं कि जो सीरीज में प्लांट्स हैं वो हाइड्रोलिकली कपल नहीं है, कि वाटर फ्लो ऑफ वन प्लांट उस कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो दूसरे इनफ्लो जो है दूसरे पावर प्लांट के लिए। तो इसलिए इसका जो है वो कोऑर्डिनेशन वो थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। और फिर रिवर सिस्टम भी आपके जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स उसको डिक्टेट करते हैं। जो हमने लास्ट भी किया था कि तकरीबन ऑलरेडी ऑलवेज सारे जो हाइडल प्लांट्स हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो वो फैक्टर्स जो हमने शुरू में भी डिस्कस किए कि ये फ्लड कंट्रोल, फिशरीज, रिक्रिएशन, ये सारे जो हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फिश लैडर्स जिसको हमने डिस्कस किया, वो सारे जो हैं वो फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसकी स्केजुलिंग को, कोऑर्डिनेशन विद अदर प्लांट्स या पूरा सिस्टम जिसको कह रहे हैं। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम देखेंगे कि इसकी स्केजुलिंग जो है वो रखना है जहन में कि हमने एक ऐसी स्केजुलिंग करनी है, हाइडल स्केजुलिंग,
कि वो हमारा जो मिनिमाइज करे कॉस्ट को, रनिंग ऑफ थर्मल यूनिट की रनिंग कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करे। तो ये एजम्पशंस है इसमें। पहली एजम्पशन ये है कि हाइड्रो प्लांट इज नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई ऑल द लोड डिमांड्स ड्यूरिंग द पीरियड, एंड सेकंड इज दैट कि हाइड्रो प्लांट इज देयर इज अ मैक्सिमम टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम पे रिस्ट्रिक्शन। जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कि हमारे फ्यूल पे रिस्ट्रिक्शन थी, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, डिस्चार्ज है, वो लिमिटेड होगा। टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारा लिमिटेड होगा, वो स्पेसिफाइड होगा किसी भी टाइम के लिए कि इतने टाइम में आप इतना वॉल्यूम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने उसको ऐसा यूज़ करना है कि हमारी जो रनिंग कॉस्ट ऑफ थर्मल यूनिट है वो मिनिमाइज हो जाए। ऑल स्पिलेजेस एस जे आर जीरो, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यही हमने वो नोटेशन यूज़ की थी, ये वाली। जो आर जो है, आर जे, किसी भी इंटरवल में इनफ्लो ड्यूरिंग द जे, कोई वही इंटरवल वाली वही वो नोटेशन है। फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम कि किसी भी पावर प्लांट का उसमें जो आपका वॉल्यूम ऑफ द वाटर है वो स्पेसिफाइड होता है एट द एंड ऑफ द जे इंटरवल। क्यू जे इज द डिस्चार्ज ड्यूरिंग जे टाइम, जे इंटरवल। और एस जे स्पिलवे आउटपुट, स्पिलेज डिस्चार्ज जिसको कहते हैं ड्यूरिंग द जे इस टाइम के लिए। ये चार बेसिक हैं, और जे जो है वो इंटरवल है इसके साथ। स्पिलवेयर का मैंने आपको बताया था यूज़ भी, कि जब आपके पास वाटर जो है रिजर्वायर में आपके पास एक स्पेसिफाइड लेवल से अप होना शुरू हो जाए और इनफ्लो कंटिन्यूसली आउटफ्लो से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है इसके बाद लेवल राइज होने का आपके पास रहता है कि लेवल राइज होगा। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने उसको लिमिट करने के लिए कि जो स्टोरेज की कैपेबिलिटी है उसको स्पेसिफिक लेवल तक हेड रखने के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एक कंट्रोल गेट के थ्रू आप उसको स्पिल कर देते हैं, स्पिल आउट कर देते हैं। इसको कहते हैं स्पिलिंग डिस्चार्ज। ये ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो वाटर लेवल राइज करे एंड देन इट विल स्पिल ओवर द वॉल्स ऑफ द रिजर्वायर, जो आप डैम बनाते हैं उसके ऊपर से। तो ये इसलिए स्पिलेज का लफ्ज़ यूज होता है स्पिल वे के लिए। नॉर्मल आपने सुना होगा कि स्पिल वेज होते हैं। और ये दूसरा यही है कि आपके पास जो एग्जैक्टली डिफाइंड होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्चार्ज जो है वो एग्जैक्टली डिफाइंड होगा। ये आपके पास बेसिक डायग्राम है जो आपको बताती है कि आपने आपका आपका बेसिक सिस्टम क्या है। कि हाइडल जो है आपने इसको एक स्टीम सिस्टम के साथ, इक्वलेंट स्टीम सिस्टम के साथ आपने कोऑर्डिनेशन करनी है। पी एस जे, किसी भी जे उसमें इंटरवल में जो पावर सप्लाई की जाती है स्टीम टरबाइन की तरफ से, और पी एच जे जो है वो पावर सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिकल पावर मेगावाट्स जो हैं वो हाइडल हाइडल सोर्स की वजह, हाइडल प्लांट की वजह से की तरफ से। और टोटल आपके पास जो लोड है वो कॉमन बस पे वो पी लोड है इस टाइम। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपका बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि टोटल कॉस्ट को जो है आपने किसी भी इंटरवल में आपने टोटल कॉस्ट को जो है बल्कि ओवरऑल सब इंटरवल में टोटल कॉस्ट को आपने मिनिमाइज करना है। वही एन, एन जो है वो आपके पास किसी भी इंटरवल की लेंथ है, जे इंटरवल है उसकी लेंथ है, और एफ जे उस इंटरवल में कॉस्ट है। और सब टोटल कॉस्ट आप करने के लिए जे वन टू मैक्सिमम तक जाएंगे। ठीक है। और हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जो है, नॉर्मली इम्पोज कंस्ट्रेंट्स हैं, वो क्या हैं कि आपके पास जो टोटल वाटर आपने यूज़ करना है वो स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए टोटल जो है वो यूज़ करना है, जो स्पेसिफाइड होगी ऑलरेडी। इतना डिस्चार्ज आप रख सकते हैं इतने इंटरवल में, तो ये आपको स्पेसिफाइड होगा। नंबर टू कि आपके पास वही नॉर्मल कंस्टेंट ये है कि लोड बैलेंस कंस्टेंट जिसको कहते हैं, कि आपका लोड जो है वो फुलफिल होगा थ्रू हाइडल और प्लस आपके पास जो है वो स्टीम। ये दो जो है वो लोड डिमांड फुलफिल करेंगे। इन तीनों का जो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए आपकी टोटल लोड के मुताबिक।
और वही एन की वही डेफिनेशन है कि एन जे जो है वो किसी भी इंटरवल का जेथ इंटरवल का लेंथ है। और जो आपके पास लेट्स सपोज 3 आर है, तो 3 आवर्स हैं लेट्स सपोज, और आपके पास जे जो है जे लेट्स सपोज आपके पास 4 इंटरवल्स हैं और हर एक इंटरवल में आपके पास 3 आवर्स हैं, तो टोटल जो आपके पास आवर्स बनेंगे वो हो जाएंगे 12 आवर्स। ठीक है, और इसकी 12 आवर्स, और ये आपका क्या होगा टी मैक्सिमम, ये हमने इक्वल किया है, तो डिफरेंट के साथ अगर होगा तो वो डिफरेंट आप इसमें आ जाएंगे हर एक इंटरवल में। ठीक है, दूसरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग वॉल्यूम है जो हाइडल का है रिजर्वायर का, उसमें से उसमें कितना वॉल्यूम स्टोर्ड है वो आपको स्पेसिफाइड हो सकता है, और उस जेथ इंटरवल के एंड पे जो है वो आपको वॉल्यूम स्टोर बताया जा सकता है कि ये भी आपके पास एक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, और फिर आपके पास तीसरा जो कंस्ट्रेंट एडिशनल है वो ये है कि आपके पास जो डिस्चार्ज है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होगी, कि मिनिमम डिस्चार्ज आप इतना रख सकते हैं लेट्स सपोज 100 क्यूसिक, और मैक्सिमम जो है वो 1000 क्यूसिक, जो भी आपकी यूनिट्स हैं उसके हिसाब से। ठीक है, और चौथा जो है वो आपके पास डिस्चार्ज है कि आप जो डिस्चार्ज करेंगे वो एक स्पेसिफाइड किसी भी आर के लिए इंटरवल के लिए आप वो आपको डिस्चार्ज स्पेसिफाइड होगा, इतना टोटल डिस्चार्ज आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट जो है वो स्पेसिफिकेशन है कि लोड्स आर कांस्टेंट इन ईच इंटरवल। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो आपके पास यही था कि आपके पास लोड इंटरवल जो हैं वो हर एक इंटरवल में लोड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो हमने इसको अप्रॉक्सीमेट करके जो है वो इंटरवल में इस तरह कांस्टेंट डिराइव किया था। एक्चुअल लोड हो सकता है आपके पास ऐसा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो लोड के इंटरवल्स हैं। अब ये जे इज इक्वल टू 1 है, और जे इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपके पास 2, ये आपके पास 3, और ये आपके पास 4, ये 4 इंटरवल हमने बनाए हैं। अब हर एक इंटरवल कितने आवर्स का है, तो आपके पास आप देख सकते हैं लेट्स सपोज इट इज n इज इक्वल टू 3, तो देन वी हैव 4 इंटू 3 12 आवर्स, 12 आवर्स टोटल हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब ये एजम्पशन एक करते हैं कि आपके पास हेड ऑपरेशन, नॉर्मली हम इसको पहले कांस्टेंट हेड ऑपरेशन ही रखेंगे, और आपके पास ये जो ग्राफ है डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड, जैसे स्टीम में होता है जो कैरेक्टरिस्टिक इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट आपके आइडल में क्यू होता है, वाटर फ्लो होता है, डिस्चार्ज होता है, और आउटपुट उसका पावर मेगावाट्स होती है। तो ये आपके पास गिवन है, तो ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट स्लाइड में भी गिवन था। तो अब हमारे पास उसी तरह का एक प्रॉब्लम आता है जिसमें हमने लास्ट हम डिस्कस किया था टेक और पे फ्यूल प्रॉब्लम की तरह। ठीक है, तो वही प्रोसीजर्स हैं सारे, आप दोबारा उसी तरह हम लेग्रांजियन बनाएंगे, और लेग्रांजियन कैसे बनाएंगे, और फिर उसकी कोऑर्डिनेशन इक्वेशन जो है वो एक खास इंटरवल के लिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गया लेग्रांजियन, लेग्रांजियन आपके पास आ गया कि लेग्रांजियन फंक्शन आपने कैसे बनाया। ठीक है, तो आपके पास लेग्रांजियन फंक्शन में आपके जो बेसिक कंस्ट्रेंट्स, जो बेसिक आपका जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो इंक्लूड होता है, और जो कंस्ट्रेंट्स आप उसमें डालते हैं वो आपके पास इंक्लूड होता है। तो अब ये देखें, जैसे अब ये हमने सम बायर लिख लिया तो इंडिविजुअल के साथ ही पहले लिख सकते हैं, और फिर इसको जो है वो सम का वो सिर्फ हमने, लेकिन अब क्योंकि आपको बार बार पता चल गया है तो इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब ये जो पार्ट है ये आपका बेसिक कॉस्ट फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको आपने मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो आपके पास जो कास्ट है वो आपके पास मिनिमाइज हो, और ये आपके पास दूसरा जो टर्म ये जो आ रहा है टर्म, टर्म्स का ये कॉम्बिनेशन लैम्डा के साथ वही लेग्रांजियन मल्टीप्लायर है ये। ठीक है, तो ये आपके पास लोड डिमांड का कंस्ट्रेंट है, और तीसरा जो है आपके पास आ रहा है डिस्चार्ज स्पेसिफिकेशन का, ये गैमा लेग्रांजियन मल्टीप्लायर यूज की है, वही का इसका भी यूनिट्स उसी तरह लास्ट हमने डिस्कस किए थे कि टोटल जो आप कॉस्ट जो है, टोटल डिस्चार्ज जो है वो जो यूज़ कर रहे हैं वो टोटल गिवन डिस्चार्ज के बराबर होना चाहिए। ये हमारा लास्ट जो हमने कंस्ट्रेंट डिस्कस किया उसमें था। ठीक है, तो आप किसी भी स्पेसिफिक इंटरवल जे इज इक्वल टू के लिए
अब आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, पी एस के और पी एच के, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इस लैग्रेंजियन का, वही सिंपल स्टेप्स हैं कि फंक्शन का लैग्रेंज आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे और उनको जीरो के बराबर पुट करना है। तो पहले को आप पार्शियल एल लैग्रेंजियन पार्शियल एल बाय पार्शियल पी एस के आप ये करेंगे तो आपके पास जो आपके पास है टर्म वो इस तरह आ जाएंगी। उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि एन इंटू डी एफ ऑफ डी टी इज इक्वल टू लैम्डा के, किसी भी इंटरवल पे है तो लैम्डा के, तो उसमें ये लैम्डा जो है वो लैम्डा किसी भी इंटरवल में जे इंटरवल में लैम्डा और गैमा जो है वो आपके पास मौजूद होंगे। तो इसी तरह आप जब इसका सेकंड वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये टर्म है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हम इसको जो है वो सोल्यूशन जो है वो निकालते। अब हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने लास्ट उसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट में समझाया था कि गेमा की वैल्यूज़ के साथ आपने इसको गेमा की ऑप्टिमल वैल्यू है किसी भी इंटरवल में सिलेक्ट करनी है और फिर आपने कंस्ट्रेंट्स को चेक करना है, अगर वो फुलफिल करते हैं तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, अदरवाइज और फिर उसको आपने हर एक जेथ इंटरवल के लिए जे इंटरवल्स के लिए आपने इसको रिपीट करना है, सम करना है और टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें इसके अंदर जो है वो लॉसेस को भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो फिर आपका कॉस्ट फंक्शन जो है वो लिग्रांजियन जो है वो ये बन जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास लिग्रांजियन आ गया। ये आपका जो है वो आपको डिटेल देगा कि अब आपका लिग्रांजियन कैसा होगा। ये टर्म बाकी वही है, जस्ट ये आपके पास यही एडिशन है कि आपने स्टीम की कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज करना था, कि आपने हाइडल ऐसा यूज़ करना है कि आपने स्टीम की कॉस्ट को जो है वो स्टीम टरबाइन की जो स्टीम पावर प्लांट की कॉस्ट है उसको आपने मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपके पास जो इसी तरह दोबारा पार्शियल एल बाय पार्शियल पी एस और पार्शियल एल बाय पार्शियल एच पी एच ये आपने करने हैं। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसी भी केथ स्पेसिफिक इंटरवल केथ में आपके पास ये दो आपके पास कोऑर्डिनेशन इक्वेशंस बन जाएंगी, जैसे ही आपने लास्ट उसमें इक्वेशन जो है वो आपने देखी थी वो थोड़ी सिंपल थी, तो अब जो है वो थोड़ा सा आपके पास कोऑर्डिनेशन इक्वेशन जो है वो मुश्किल बन गई। ये वही लैम्डा गेमा आइट्रेशन जो है वो इसका फ्लो चार्ट है जो आपको बताएगा कि ये आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में कि किसी भी इंटरवल के लिए इनिशियल कंडीशन आप कोई भी लैम्डा की वैल्यूज जो है गैमा की वैल्यूज और स्टीम टरबाइन की वैल्यूज एज्यूम करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर इसलिए करते हैं कि नॉर्मली जब आपके पास इट इज़ टू डिफिकल्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकली द इक्वेशंस तो फिर आप जो है वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे आ जाते हैं। तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर में आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जो वेरिएबल्स हैं उनकी कोई वैल्यूज एज्यूम करते हैं। ये आपको ये एक्सपीरियंस के साथ आपको ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलता है कि आपने कैसी वैल्यूज एज्यूम करी, ठीक है। और ये मुश्किल नहीं होता, जब आप इतने प्रॉब्लम्स और इतने इसमें ये सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसा इसको एज्यूम करना है। फिर आपने ये दो कोऑर्डिनेशन इक्वेशन को सॉल्व करना है और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसको चेक लगाना है, आपने लोड बैलेंस का चेक लगाना है, ठीक है। फिर आपने जो है वो डिस्चार्ज इसका देखना है, ठीक है। और फिर डिस्चार्ज का चेक लगाना है और डिस्चार्ज टोटल फाइंड करके आपने अगर आपकी एक इंटरवल है तो आपका ये सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा, अगर आपके पास इंटरवल मुख्तलिफ हैं तो आप नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी आप आएंगे, फिर नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी आएंगे। तो ये अगर ये चेक आपका फुलफिल नहीं होता तो फिर जो है वो देन लैम्डा की न्यू वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू चेक करेंगे दोबारा और ये दोबारा सॉल्व करते रहेंगे ये जब तक ये आपके पास डिस्चार्ज जो है वो फुलफिल नहीं होता। फिर उसके बाद आपने क्या देखना है कि आपने जो डिस्चार्ज है उस पर चेक लगाया, उसको जब चेक करेंगे तो उसका जो आपके पास लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर है उसको भी आपने फिर चेक करना है।
तो अगर वो यस है तो फिर तो ओके होगी बात, आपका सोल्यूशन की तरफ आउटपुट स्केड्यूल आपके पास आ गया। अगर नो है तो नई वैल्यू जो है वो आपने उसकी लैम्डा की लेके दोबारा इसको सॉल्व करना। तो ये सोल्यूशन काफ़ी टफ होगा इसके लिए, तो इसलिए इसको आप नॉर्मली हाथ से न्यूमेरिकल ये कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। अच्छा, अब देखें कि ये स्केजूल प्रॉब्लम 3 लूप्स आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 लूप्स में, ठीक है। 3 लूप्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगी इसको सॉल्व करने के लिए। ये तो दो E1 और E2 ये बार बार टॉलरेंस जो है वो आ रही हैं। ये आपका एरर होता है एक्चुअल वैल्यू के दरमियान और कैलकुलेटेड वैल्यू के दरमियान। जैसे आप लोड जो है वो अगर आपका 100 मेगावाट है, तो अगर दोनों प्लांट का जो है वो सम जो है वो आपके पास लेट्स सपोज 80 मेगावाट है, तो एरर आपके पास आएगा 20 मेगावाट। अगर आपने लेट्स सपोज 1 मेगावाट टॉलरेंस रखी हुई है, 1 मेगावाट E1 सॉरी इसके लिए स्टीम के लिए आपने अगर रखी हुई है 1 मेगावाट, तो फिर E1 जो है वो 1 मेगावाट से कम होगा, तो तब आप, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि पी एस के प्लस पी लॉस माइनस PH के माइनस के, ये आपको कभी भी जो है वो आपको वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर उन वैल्यूज़ के दरमियान तो 1 मेगावाट से कम का डिफरेंस है, तो आप ये कंसिडर करेंगे कि आपका सोल्यूशन जो है वो ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो दोबारा जो है वो आप लूप नहीं चलाएंगे दोबारा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह E2 जो है वो डिस्चार्ज के साथ रिलेटेड है। तो डिस्चार्ज का भी जो एरर जो है वो आपने कितना रखा हुआ है, अगर स्पेसिफिक अमाउंट जो टॉलरेंस है उससे कम है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे सोल्यूशन की तरफ। अदरवाइज आपको दोबारा जो है वो विद द न्यू वैल्यू ऑफ द गेमा आपने दोबारा लूप को वो रन करके आपने इसको कैलकुलेट करना। इसमें इन्हें हमने वॉल्यूम और अर्ली डिस्चार्ज के जो कंस्ट्रेंट हैं उनको इग्नोर किया, ठीक है। इसलिए जो गेमा की वैल्यू है वो एक स्केजुलिंग पीरियड जो भी आपका इंटरवल है, अगर यूनिट अपने स्केजुलिंग रेंज के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज जो है वो उसके अंदर रहता है, तो वो अपना गेमा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर जो है वो वॉल्यूम जो है वो अपनी लिमिट को टच करता है, वी जैसे वी जे मैक्सिमम या वी जे मिनिमम पे जाता है, वी मिनिमम या मैक्सिमम पे जाता है, तो फिर जो है वो गेमा की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। नॉर्मली जैसे हम पहले भी करते रहे, डेल्टा की वैल्यू शुरू कर ली, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम था जिसमें हमने किया था, डिस्पैच किया था। तो उसमें जब यूनिट जो है वो अपनी लिमिट को वायलेट करता है, तो फिर हम उसके लिए डी एफ बाई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंटल रेट जो है उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम चेंज करते हैं। This would require that the scheduling logic recognize such constraints and take appropriate steps to adjust lambda so that the constraint variable does not go beyond the limit। वो वही बात है कि आपका जो गेमा है आपने उसकी ऐसी वैल्यूज एडजस्ट करनी है कि आपका जो लिमिट की वायलेशन है वो अवॉइड हो जाए। ये एक एग्जांपल है छोटी सी, जिसमें आपके दो सिस्टम दिए हुए हैं। एक आपके पास स्टीम है और एक आपके पास जो है वो हाइड्रो प्लांट है, ठीक है। तो इक्वलेंट स्टीम सिस्टम लिखा हुआ है। इक्वलेंट स्टीम सिस्टम का मतलब क्या हुआ है कि आपने सब स्टीम सिस्टम्स को कंबाइन करके वो इक्वलेंट कॉस्ट जो है वो उसकी प्रोड्यूस वो आपको रिजल्ट में आपको एक ही सिस्टम जो है वो मिल गया, ठीक है। तो इसका ये आपके पास जो है वो हीट रेट कर्व है, इनपुट आउटपुट कर्व है, वही पॉलिनोमियल आपके पास कि ए प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही कन्वेक्स कर्व जो आपके पास था, इस तरह का आपके पास आता है। फिर आप फ्यूल कास्ट आपको गिवन है, तो फ्यूल कास्ट से आप इसका कास्ट कर्व भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई एच विद 1.15, तीनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे, और आपके पास जो है वो आपके पास एफ आ जाएगा, फ्यूल एफ एस कह लें, फ्यूल ऑफ द स्टीम इक्वलेंट स्टीम सिस्टम, ठीक है। और ये स्टीम की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है, ये भी इक्वलेंट निकाली हुई है। लास्ट हमने लेक्चर में ये चीज़ स्टडी की थी कि कैसे हम इसका इक्वलेंट, मैं हमें 13th लेक्चर में ये हमने देखा था कि कैसे हम इक्वलेंट इसका निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट है।
ये जो है वो आपके पास गौर से देखें, इससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो है ये अभी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, ये लीनियर कर्व है आपके पास। और आपके पास जो पावर की लिमिटेशंस है 0 और 1000 मेगावाट, ये इसकी लिमिट्स हैं। पी मिनिमम 0 है और पी मैक्सिमम जो है वो 1000 मेगावाट है, ठीक है।